आपने ये शब्द सुनाई दे आवेश, तो आपको फील होना चाहिए कि हाँ आवेश आखिर में है क्या। मेरे सामने अगर कोई आवेश का नाम ले रहा है तो सिर्फ तेरे को इतना समझ में नहीं आना चाहिए पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से किसी अन्य पदार्थ के आने पर किसी अन्य वस्तु के क्षेत्र में आने पर उसके ऊपर बल का अनुभव कराता है, इतना नहीं करना है। तो समझना है इन दो शब्दों को, कौन कौन सा, एक तो है आवेश और जिसकी वजह से उत्पन्न होता है क्या, ये विद्युत क्षेत्र। अगर ये दो शब्द समझ में आ गए ना, आपकी आधी फिजिक्स खत्म। ठीक है, जरा समझते हैं कि आखिर में आवेश है क्या। ठीक है, और देखो अपन समझेंगे, नोट्स की टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो या तो मैं क्लास में तो डिक्टेट कर दूंगा, अगर नहीं भी होता है तो मैं आप लोगों को जैसे आप लोगों के वीडियो में नोट्स चल रहे हैं ना वैसे ही मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप उस पीडीएफ में से नोट्स को प्रिंट आउट करवा सकते हो या फिर अपने नोटबुक में उनको प्रिंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आवेश क्या है। आपने देखो 11th क्लास में नहीं, इवन 9th क्लास से आपने 11th क्लास तक आपने चीज पढ़ा होगा। कोई भी जो पदार्थ होता है ना उसको अगर तोड़ते जाओ तो आप एक लेवल पे आके पहुंचते हो जहां आपको तीन प्रकार के कण मिलते हैं। ठीक है, यानी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इतना तो पता है ना। ठीक है, प्रत्येक जो पदार्थ होता है तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। पहले लाइन है फिजिक्स के अंदर में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। केमिस्ट्री के अंदर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एवरी एटम्स हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अगर कोई प्रोटॉन है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, या कहें धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, ये पहले से पढ़ चुके हो। और प्रोटॉन, एक दूसरा कोई प्रोटॉन है उसके ऊपर भी क्या होगा कि पॉजिटिव आवेश होगा, और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है। इतना तो अपन जानते हैं कि आवेश नाम की कोई चीज तो होती है प्रोटॉन के पास में और इलेक्ट्रॉन के पास में। ठीक है, अच्छा, तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि प्रायोगिक तौर पर हमने क्या पाया कि जब भी एक प्रोटॉन को, हमें नहीं पता कि इसके पास आवेश है या नहीं है, भूल जाओ इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ना माइनस है इसके पास में ना प्लस है, सिर्फ इतना समझो कि कोई प्रोटॉन नाम की कोई चीज, और दूसरे प्रोटॉन को जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक निश्चित दूरी पर जब ये एक दूसरे के पास आना शुरू होते हैं तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली देखा गया है, इस बार के शब्दों को बोलो, प्रैक्टिकली ये पाया गया कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे जब उनको पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को दूर भगाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यानी अगर हम कहें इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो वो क्या कर रहा है, दूर की ओर धकेल रहा है। ठीक है, या प्रतिकर्षित कर रहा है, ऐसा अगर हम एग्जैक्ट वर्ड में बोले तो। ठीक है, इन दोनों के बीच में बल कार्य कर रहा है जो वो क्या कर रहा है, दूर भगाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, जब हमने क्या किया, जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में लेकर आए तब भी हमने ये पाया कि जब इन दोनों को पास में लेकर आ रहे हैं तब भी इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और वो भी इनको क्या कर रहा है, दूर भगाने का प्रयास कर रहा है या प्रतिकर्षित कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, हमने तीसरे केस में क्या पाया कि अगर एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं, जब इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे एक निश्चित दूरी पर, तो हमने पाया क्या कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब पास लाते हैं तो इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गए, प्रतिकर्षित करने लग गए, सॉरी आकर्षित करने लग गए, या एक दूसरे की ओर क्या करने लग गए, खींचने लगे। इन दोनों के बीच जो बल लगा है वो इन दोनों को पास लाने का प्रयास कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर लगाने का, दूर भेजने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक, तो हमने ये पाया कि इन दोनों के बीच
जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, इस प्रोटॉन को दूर भगाने का प्रयास कर रहा है जब ये इसके पास में आता है। ठीक है, ये जो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, जिस वजह से लग रहा है, उस वजह को हम कहते हैं आवेश। उस वजह को नाम दिया गया क्या कि आवेश, यानी इस प्रोटॉन्स के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है, जब इस प्रोटॉन के पास में इसी के तरीके का दूसरा कण लाया जाता है, ये उसको दूर भगाने का प्रयास करता है। किसकी वजह से? उस गुण की वजह से। जब उसके अंदर वो गुण है, वही गुण क्या करता है, कार्य करता है जब जब प्रोटॉन को पास में लाया जाता है। और वह गुण क्या करता है, दूसरे वाले प्रोटॉन के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाता है ना, मेरे पास नहीं आने का है, मेरे इलाके में नहीं आने का है। ठीक है, जैसे ही प्रोटॉन इसके इलाके में घुसेगा, ये क्या करता है, इसके ऊपर बल लगाता है। ये बल लगता क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन के पास में वह गुण मौजूद है, इस वजह से वो बल लगता है। अगर गुण नहीं होता तो वो बल भी नहीं होता। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश। इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश। और ये अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही कि प्रोटॉन के पास में धन आवेश होता है, और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास में लाते हैं, तब भी इन दोनों के बीच में सेम कहानी होती है जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि ये भी सेम पार्टिकल्स हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। उस प्रॉपर्टी को ही हम चार्ज या क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो गुण है ना, गुण कैसा, कि कोई भी अन्य कण आएगा इनके पास में, इसके ऊपर बल लगाएगा उस गुण की वजह से। तो उस गुण का नामकरण किया है सिर्फ हमने, क्या, आवेश। आवेश कोई भूत नहीं है, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है। जब तक हम किसी प्रॉपर्टी को नाम नहीं देंगे तो उसको पुकारेंगे कैसे, कॉल कैसे करेंगे। अब प्रोटॉन के पास में अगर ये आवेश है, तो अगर इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी को हम नाम नहीं देते तो क्या कहते हैं, अरे आवेश का एक गुण है, आवेश का एक गुण है, ऐसे बोलना पड़ता है। तो आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब पास लाते हैं, तो ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट हो गए। इन दोनों के पास आपको पता है पहले से ही कि दोनों के पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो जब अलग अलग प्रॉपर्टी दोनों पार्टिकल्स के पास में है, तो तब इनको लेकर पास आया जाता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचने का प्रयास करते हैं। या हम कहें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज की वजह से ये दोनों एक दूसरे की ओर क्या आने लग जाते हैं, पास आने लगते हैं। यह दोनों के बीच में बल कार्य करता है, जो इनको पास लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो आवेश आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश आखिर में है क्या। आवेश कुछ नहीं है, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। ये गुण किसका है, किसी भी पदार्थ का। अगर उस पदार्थ में ये गुण मौजूद है, तो अगर उसके पास में प्रोटॉन्स हैं तो, ठीक है, तो आवेश क्या है, गुण होता है किसका, पदार्थ का। और ये गुण कैसा होता है, किसी भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का ये जो गुण होता है, क्योंकि पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, यार ये कहो या ये कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो गुण होता है किसी भी पार्टिकल का या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होता है, ये मूल गुण होता है, या हम कहें मूलभूत गुण होता है, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये। इसका मतलब क्या है कि ये गुण जो है ना, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास है, पहले से मौजूद है, प्राकृतिक तौर पर मौजूद है, नेचुरल प्रेजेंस है इस गुण की। ऐसा नहीं है कि हमने किसी पदार्थ को लेकर आए और उसको ठोका पीटा और उसके अंदर ये गुण दे दिया कि ले, ऐसा नहीं है। ये उसके पास में पहले से ही मौजूद है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, पहले से मौजूद है। अब मैं इसको लैब के अंदर में ले जाकर ये नहीं कह सकता कि ले प्रोटॉन्स को पॉजिटिव चार्ज है, इसको हटा, मैं इसको नेगेटिव दे देता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ठोक पीट करके तो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, ये पहले से मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के मैं तुमको एक बात बताऊं कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, या आप लोगों की वजह से मान लो कि बाल काले, अगर मैं आपको मारा पीटा करूं तो तुम क्या तुम्हारे बाल का हटने के लिए गुलामी हो जाएंगे क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो तुम्हारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, वो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो आपके
एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाती है जिसको बांटा नहीं जा सकता। आपको कितना भी मार पीटा जाए ऐसा नहीं है क्या भूल गया या आपकी जो पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए, नो, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, आवेश की। मतलब आवेश क्या है, एक गुण होता है किसका, पदार्थ का, ठीक है। अब हमें पता है कि कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके चारों तरफ कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे यहाँ भर में नाइस, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ऐसा समझ आता है। देखो अगर कोई वस्तु है, मान लो कोई ए वस्तु है, ठीक है, इसके पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। हमेशा एक बात को ध्यान रखना, अगर ये वस्तु मान लो फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम है, ठीक है, कैसे है, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 11 को अगर हम ऑब्जेक्ट फिल करेंगे ये होता है 2 8 और 1, यानी जो इसकी आउटर सेल है उस आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो हमेशा सोडियम का ये नेचुरल फेनोमेनन रहता है कि ये हमेशा इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का प्रयास करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को देने का प्रयास करेगा। तो जब भी इसके पास में से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में 10th क्लास में बहुत पढ़ा है। वैसे ही सपोज करो क्लोरीन है, अगर इसका अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो ये आएगा 287 बिकॉज़ 17, ठीक है। तो इसके बाहर कोर्स में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है, इस वजह से क्लोरीन पर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। अब आपको एक बात समझनी है क्या कि सोडियम पर जो धन आवेश आया वो किसकी वजह से आया है, किसकी वजह से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है इस वजह से आया। और क्लोरीन के पास में जो ऋण आवेश आया वो किस वजह से आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है उसके पास में इस वजह से। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ को, मान लो सोडियम था पहले, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं था, इसका मतलब क्या है कि इसके पास में जो परमाणु क्रमांक 11 था उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे, ठीक है। अगर मुझे इसको पॉजिटिव आवेश करना है, यानी इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जैसे ही मैं निकालूंगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, प्रोटॉन कितने, 11, यानी पॉजिटिव चार्ज उसके पास कितना है, 11 के इक्वल है, और नेगेटिव आवेश कितना है, 10 है। इस वजह से इसके ऊपर एक धन आवेश आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या गया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल कर जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसके ऊपर हो जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर कोई पदार्थ अनावेशित है, अगर कोई पदार्थ अनावेशित है और उसको आवेशित करना है तो या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हमको निकालना पड़ेगा या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमें भेजना पड़ेगा। सिर्फ इसी कंडीशन में किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, या किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से। इलेक्ट्रॉन जाएंगे या इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि सोडियम के पास में जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन जाते हैं बाहर। अगर मान लो अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी जब हम अपन इसको देंगे तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर, जो लूजली बाउंडेड है इससे, इसके नाभिक से, ये जाएंगे बाहर निकल के। ऐसा नहीं है कि यहां से प्रोटॉन निकल के बाहर चले जाएंगे, प्रोटॉन कभी भी भागीदारी नहीं करते आवेश को इधर से उधर लाने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये एक नंबर प्रश्न आया हुआ है कि किसी भी वस्तु पर अगर कोई आवेश आता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए या आवेशित वस्तु को निरावेशित या अनावेशित करने के लिए। इतना समझ में आया, ठीक। चलो तो आपको
किसी भी प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स की अगर ये उसकी राशि है या उसके पास में ये प्रॉपर्टी मौजूद है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा कि कितना है। ठीक है, तो इसका जब मेजरमेंट करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको किसी न किसी सिंबल से लिखना पड़ेगा। तो इसको क्यू या हम कोई कैपिटल क्यू से भी लिख देता है। अगर इसको मेजर करना है तो हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, यूनिट भी लिखनी पड़ेगी। यूनिट इसकी क्या रहती है, कूलम्ब की यूनिट रहती है, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, और ये क्वांटिटी है, राशि है, तो या तो ये सदिश राशि होगी या फिर ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो जो आवेश होता है वो कैसी राशि होता है, वह अदिश राशि होता है। समझ में आया। ठीक है, तो कैपिटल क्यू से हम इसको लिखते हैं, स्मॉल क्यू से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो पूर्णांक होता है और ये राशि कैसी है, आदेश है। ठीक है, ये सब तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, बस तुम समझ लो उसको कि ये है क्या। और आपके पास में एक पेन और एक रफ कॉपी या फिर एक नोटबुक जो भी आप एक्स्ट्रा में रखते हो फिजिक्स के अलावा, उसको अपने साथ रखना, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, ठीक है, अगर वो तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनमें से कुछ लगते हैं तो तुम वहीं पे पेन डाउन करो, या मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट को अपने कहीं कोने में लिख लेना। क्योंकि जनरली तुम लोग क्या करते हो ना कि जो मैं समझाता हूँ उसको तो तुम बस ऐसे करके समझते रहोगे, लिखने तो वाले में जो होगा सिर्फ उसी को याद करके रखोगे, क्योंकि कॉपी में जो लिखा है बस उसको रट्टा लगा दो, पेपर देने के लिए चलेंगे। ठीक है, जब एग्जाम होता है ना तो कुछ जो बोला जाता है ना उनका बहुत बड़ा योगदान होता है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। अरे ये नंबर पर तो कराया नहीं था, ये कैसे आ गया। ठीक है, अरे ये टॉपिक तो कराया नहीं, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो कुछ एक ही नंबर में दो नंबर का इधर से उधर से होता है ना, तो वो भी चीजें आपकी सॉल्व होंगी तब जब आप ध्यान से चीजों को समझोगे, और समझ में तभी आता है जब आप उन चीजों को लिख के अपने पास में रखोगे। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हमको सीखने हैं, एक चार्ज के बारे में और मास के बारे में, यानी आवेश और द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, देखो चार्ज हो या आवेश हो या द्रव्यमान हो, ठीक है, दोनों जो होते हैं वे किसी भी पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है या आंतरिक गुण होते हैं, या हम कहें कि ये मूलभूत गुण होते हैं किसी भी पदार्थ के। अगर पदार्थ है प्रकृति के अंदर तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा, बिना द्रव्यमान के पदार्थ हो नहीं सकता। इतनी बात को अपने दिमाग में रखो। ठीक है, अगर कोई वस्तु मौजूद है आपके सामने है तो उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। इवन आपका ये जो बाल है अगर इसको अगर आप फील करोगे तो आपको लगता है कि अरे कुछ भी नहीं है, बट इसका भी द्रव्यमान है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ होगा उसके अंदर द्रव्यमान तो होगा ही होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मतलब एक द्रव्यमान होगा। अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु मौजूद है तो उसके ऊपर आवेश होगी, क्योंकि वस्तु जो बिना आवेश के भी मौजूद होती है और आवेश के साथ में भी मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सोडियम का बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं गया है तो आवेश नहीं है, तो वस्तु तो है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को चला गया तो उसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आवेश आ गया। अगर उसके पास वही इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। तो क्या वस्तु नहीं है, क्या वस्तु है। ठीक है,
पर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बता दो, मान लो आपने अपने बाल पूरे कटा दिए, तो बालों का कुछ तो वजन था, अगर ये बाल गए तो वजन गया करेंगे, और जब बाल आ गए आपके ऊपर तो क्या हो गया, आपका दिमाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो मास क्या करेगा, घट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, आवेश। तो अगर किसी भी वस्तु पर कोई भी आवेश है या कितना भी आवेश हो उसके पास में, आवेश की जो स्थिति है वह बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। अगर आवेश है तो मतलब द्रव्यमान है उसके पास में, यानी आवेश के पास में हमेशा द्रव्यमान होगा, पर जरूरी नहीं है जिसके पास द्रव्यमान हो उसके पास में आवेश होगा ही होगा। आवेश के पास में द्रव्यमान होता है, पर द्रव्यमान के पास में जरूरी नहीं है कि आवेश हो। आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा अगर कहीं भी तुमको चार्ज दिखाई दे तो इतना तो दिमाग में बैठा के रखना है कि इसके पास में मास तो होगा ही होगा, चाहे कितना भी हो, कितना भी कम से कम हो, उसके पास हमेशा क्या होगा, जमा होगा। इसीलिए हम कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि क्या आवेश द्रव्यमान के बिना अस्तित्व में रह सकता है, तो हमारा आंसर हमेशा रहता है कि नहीं, आवेश का द्रव्यमान के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। अगर आवेश है तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, ये कौन समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर आवेश है और द्रव्यमान, ठीक है, यानी चार्ज और मास। अगर मान लो चार्ज गति कर रहा है, ठीक है, और द्रव्यमान भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो दोनों पर गति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की बात करो, एक नंबर का पॉइंट है। क्या देखो, जब मास गति कर रहा है, एम क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब कोई भी वस्तु गति करती है, एक चीज सोचो, अगर कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो क्या उसके द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर कोई वस्तु दौड़ रही है, दौड़ लगा रही है, मान लो 20 केजी की है, तो दौड़ लगाते लगाते क्या वो 10 केजी की हो जाएगी, या 21 केजी की हो जाएगी, या 25 केजी की हो जाएगी। सोचो जरा, क्या उसके द्रव्यमान पर कोई फर्क पड़ेगा, दिमाग लगाओ। अब किसी ने लगाया भी होगा तो क्या पता चल रहा है, वीडियो तो रिकॉर्डेड भी नहीं। अब देखो, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि मास के ऊपर उसकी वेलोसिटी का प्रभाव पड़ता है। कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है और कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, तो हमेशा गति अवस्था में जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वह स्थिर अवस्था की तुलना में ज्यादा होगा, यानी गतिमान अवस्था में वस्तु का मास बढ़ जाता है। ठीक है, पता है ये अभी हजम क्यों नहीं हो रहा, ये हजम इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आप लोगों ने 11वीं क्लास में जो पढ़ा है तो उसमें जो वस्तु थी ये बड़ी हुई कार है, हम लोग है, अरे तुम लोग दौड़ोगे तो क्या दौड़ लोगे, ज्यादा 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ लोगे। ठीक है, बाइक चलाओगे तो कितना चला लोगे, ज्यादा से ज्यादा 80 पे, 90 पे, 100 पे चला लोगे। कार चला लोगे कितना चला लोगे, 200-250। ठीक है, तो ये जब भी अपन को फील होती है कि हाँ चलो दौड़ रहा है, तो इतना फील नहीं होता है कि कितना दिमाग बढ़ा है बेटा, बट ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज ये लगभग 10⁶ मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ लगाता है। फर्क पड़ेगा, कितनी स्पीड हो गई, लगभग लाइट के आसपास की है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो लगभग 10⁸ मीटर पर सेकंड की
लगभग लगभग इक्वल सा पड़ जाता है, लगभग लगभग, ठीक है। तो जब मास गति करता है, ठीक है, तो इसके द्रव्यमान में क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, और ये फर्क कितना करता है, ये होता है m m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर ये जो m नॉट है ये स्थिर अवस्था का मास है, और ये वाला जो मास है वस्तु का, उसी वस्तु का ये गति की अवस्था में मास है, और ये v क्या है, ये v है जो वस्तु जिस वेग से आगे भाग रही है, और c क्या है, c है लाइट की वेलोसिटी, या हम कहें लाइट की चाल या वेग जो भी है, ठीक है। तो लाइट की स्पीड जो है वो c है, v हमारी स्पीड है, m नॉट स्थिर अवस्था का मास है, और m क्या है, गतिमान अवस्था का मास है, ठीक है। अच्छा, मान लो v जो है, जो v जो है वो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड है, c अपने पास में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, और जो अपने पास में m नॉट है, वो m नॉट सपोज कर लो अपने पास में कितना है, 10 into 10 to power -31 kg, ठीक है। m नॉट पता है, c पता है, v पता है, जब इन वैल्यूज को यहां पे पुट करोगे तो अगर मान लो इतने द्रव्यमान की कोई वस्तु गति कर रही है तो उसका गतिमान अवस्था में द्रव्यमान कितना होगा ये निकालना हो, तो इन सभी वैल्यूज को यहां पुट करो, आंसर मिलेगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि गतिमान अवस्था में वस्तु का जो वेग हो, जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो बढ़ जाता है, जरा इसको समझते हो कैसे बढ़ जाता है, इसी एक्सप्रेशन से समझेंगे, ठीक है। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या क्या अगर देखो c की जो स्पीड है वो 10 की पावर 8 में है, और v की जो स्पीड है 10 की पावर 6 की स्पीड में, वो सॉरी 10 की पावर 6 की फॉर्म में, ठीक है। जब आप इसमें इसका भाग जब इसमें लगाएंगे तो आपको ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये हमेशा 1 से कम मिलेगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, 2/5 का अगर भाग लगाओगे, ठीक है, तो कितना आएगा आपके पास, 0.4 आएगा, और ये 0.4 1 से कम है नहीं, तो हमेशा जब वस्तु जो हमारा अंश होता है वो अगर कम हो और हर ज्यादा हो तो हमेशा जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा या जो एंड में जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा 1 से कम मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ, तो जब ये आपको 1 से कम मिलेगा तो देखो जब ये पूरा पोर्शन अगर 1 से कम है तो जब 1 में से इसको घटाएंगे तो ये और भी कम मिलेगा। अगर मान लो 1 माइनस के 0.4 करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपको और छोटा मिलेगा, 1 से कितना छोटा हो गया, ये 0.6 हो गया, ठीक है। तो ये 1 से कम हो गया, ठीक। अब 1 से वस्तु ये पूरा जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस की v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये क्या हो गया है, अब 1 से कम हो गया, ठीक है। और जब हम इसका वर्गमूल करेंगे, जब हम वर्गमूल करेंगे ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आपको 1 से और भी कम मिलेगा। जब ये और भी 1 से कम होगा और जब हम इसमें इसका भाग करेंगे तो ये वस्तु ऑटोमेटिकली बड़ी हुई मिलेगी। जरा देखो कैसे, समझ नहीं आएगा। मान लो 2/5 है और 2/0.5, किसका मान ज्यादा है, वस्तु पहले 2 की तो 5 से भाग किया तो अपन को 0.4 मिला, और 0.5 से भाग करेंगे तो अपन कितना आएगा, यहां से इस मान को लाएंगे 0 बनाएंगे तो 4 आएगा, या 4.0 बोल सकते हैं। तो कौन सा रिजल्ट ज्यादा बड़ा है आपके पास में, 0.4 या 4.0, 4 बड़ा है। तो देखो यहां पे 1 से जैसे वस्तु कम होगी फिर हम इसका भाग करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, एक जो पहले था उससे ज्यादा मिलेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि गतिमान अवस्था में ये जो m क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो बस तुमको अगर इसमें पूरे में अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया है तो इस एक पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो या कहीं पर नोट डाउन कर लो कि गतिमान अवस्था में वस्तु के द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है।
इंटैक्ट करके रखनी है अपने माइंड के अंदर में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज पर गति का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है, गुण है, और ये गुण कैसा है, फंडामेंटल है, मूलभूत गुण है। मैंने तुमको पहले बता रखा है, अगर उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या मूलभूत गुण है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, ना घटाया जा सकता, ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो आवेश पर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 10 कूलम का आवेश गति कर रहा है तो गति के बाद में भी आपको 10 कूलम का ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 10 कूलम से 15 कूलम हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो अगर आप स्पीड से दौड़ लगा रहे हो तो दौड़ लगाते समय आपके द्रव्यमान में तो बढ़ोतरी हो सकती है, तो क्या आपके जो बाल हैं ये काले से हरे नीले पीले गुलाबी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आपकी, ये चीज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि चलो आगे आगे बाल काले हैं, आज चलो मेरे को इनको भूरा करना है तो चलो दबा के लाइन की स्पीड से दौड़ते हैं और आराम से अपने बाल भूरे हो जाएंगे बिना कलर लगाए, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जितने पूरे लोग हैं बाल जो होते वो सफेद होते वो काले हो जाते। तो चार्ज के ऊपर क्या नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, गति का, ठीक है। तो चार्ज के ऊपर गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अप्रभावित रहता है, और इसका मास के ऊपर क्या कर जाता है, मास बढ़ जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, समझ के रखना है आवेश के बारे में, ठीक है। अगर किसी नेक्स्ट में क्या पढ़ा होगा, आवेशन की विधियां पढ़ा होगा, ठीक है। आवेशन की विधियों से मतलब क्या है, क्या अगर कोई भी वस्तु के पास में आवेश नहीं है तो हम उसको आवेश कैसे दें, तो हमने पढ़ा है क्या कि अगर आवेश नहीं है तो या तो इलेक्ट्रॉन को आप उसके अंदर से निकालो या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वस्तु कैसे जाएगी, आवेशित हो जाएगी, ठीक है। तो आवेशन की विधियों में आपने क्या किया होगा कि आपने 3 विधियां पढ़ी होंगी वहां पे, ठीक है। तो किसी वस्तु को आवेशित कैसे करना है, मान लो अगर ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, तो आपको तीनों जो विधियां हैं उन तीनों विधियों में एक बात कॉमन है कि क्या वहां तीनों विधियों में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। या तो किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तभी वो वस्तु क्या हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं अपने पास में, घर्षण के द्वारा इन दोनों को रब करो तो क्या होगा, एक वस्तु पॉजिटिव हो जाएगी और एक वस्तु नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, ठीक है, सिल्क का, ठीक है, तो अगर इन दोनों को एक दूसरे से रब किया जाता है तो जब रब करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। एक और कांच की छड़ लिया और दूसरा रेशम का कपड़ा लिया, तो जब इन दोनों को रब किया तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। जब इस कांच की छड़ को इस कांच की छड़ के पास लाएंगे तो हमने पाया कि इन्होंने एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और जब कांच और रेशम को एक दूसरे के पास लाया तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तभी हमने ये मोटा मोटा कॉर्ड लगाया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, या भी किताब में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो पता चला ना आवेशों के प्रकार क्या होते हैं, कहानी लिखी 620 से पहले ही हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, तब हमने पाया कि आवेश नाम की कोई चीज होती है, इस व्यक्ति ने इसकी खोज करी, उस व्यक्ति ने उसकी खोज करी, ये सारी कहानी आपकी किताब में लिखी पड़ी हुई है, ठीक है। वहां से तुम देखेंगे मोटा मोटा आपको इतना समझना है कि जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कांच ही क्यों पॉजिटिव हुआ, ये क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ, अरे ना। तो भाई मैंने तुमको बताया आवेश किसी भी वस्तु की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मूलभूत गुण होता है। सोडियम क्या इलेक्ट्रॉन कभी ले सकता है ना, वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देने में कम एनर्जी लगेगी बजाय 7 के। अगर मान लो कि अगर फिजिक्स का टीचर, अगर आप मान लो फिजिक्स का टीचर आपको अगर मान लो 30,000 रुपए में मिल रहा है या मान लो 50,000 रुपए में मिल रहा है, तो क्या आप उसको
उसको 1 लाख रुपए में रखोगे? किसको रखोगे? जो 50 दे रहा है काम वही दे रहा है, ठीक है ठीक है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि कांच पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको पॉजिटिव होना है, इसके पास से हमेशा इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे नहीं, इसलिए पॉजिटिव होता है। तो कौन सी वस्तु पॉजिटिव होगी, कौन सी वस्तु नेगेटिव होगी, इसको आपको दिमाग के अंदर नहीं रखना है, वो अपने आप होती है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम तो सिर्फ प्रायोगिक तौर पर ये बता सकते हैं कि ये वस्तु धनावेशित हुई है, ये वस्तु ऋणावेशित हुई है, ठीक है। क्योंकि कहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसलिए पॉजिटिव हो जाता है, रेशम उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। कभी कभी आपने बचपन में देखा होगा कि क्या करते हैं, स्केल को बालों से रब करते हैं, फिर कागज के टुकड़ों को हटा देते हैं, तो कागज के टुकड़ों से चिपक जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रब करने से, घर्षण करने से आवेश उत्पन्न होता है, तो वस्तु कैसे हो जाती है, आवेशित हो जाती है। वो स्केल कैसा हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है, घर्षण के द्वारा। अपन ने पढ़ा होगा दूसरा चालन के द्वारा। अब चालन में क्या है कि आवेश चलकर जाता है, मतलब एक वस्तु चालक है, दूसरी वस्तु के आपके पास में चालक है, अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, जब इसको उसके कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज में हो जाएगी, ठीक है। अब इसका करेगा यहां से यहां ट्रांसफर कर जाएगा। और हाँ, एक बात को ध्यान से समझना, क्या कि जो मान लो ये वस्तु पॉजिटिव है और ये वस्तु क्या है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। जब आप इसको इसके पास में लेकर आए तो ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज जाके यहां पर चला गया है, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव होकर यहां आ गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो हुआ क्या होगा कि जब इनको एक दूसरे के पास लाया गया तो क्या हुआ होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, यहां पे आ गए। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे तो ये प्लस यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो ये 3 पॉजिटिव गायब हो गए, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो इसलिए 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, तो इसीलिए वस्तु कैसे हो जाती है, दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे, ठीक है। इतना तुमको क्या करना है, समझ के करना। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा क्या कि आपने प्रेरण के द्वारा पढ़ा होगा कि प्रेरण के द्वारा आवेशन करना, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, ये रॉड है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज की है, ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जब आप इसको इसके समीप लेकर जाते हो तो समीप ले जाने में क्या होता है कि इसका जो नेगेटिव वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए ये हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस आवेश है तो प्लस आवेश दूर जाएगा थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अपन को इसको क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो इसको हटाना है, तो क्या करना है, अब इसको दूर लेकर चले जाना है, या हम कहें तो उसको अभी इसके पास में रखो, तो इसको क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसको यहां से दूर लेकर चले जाना, यहां से इसका कनेक्शन खत्म कर देना है। चालक है, इस वजह से ये जो नेगेटिव आवेश है इसके पूरे क्षेत्र में क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, और वस्तु कैसी होगी, ये आप लोगों ने पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइज करो, थोड़ा सा फास्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये अपन पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो प्रेरण के एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने आपको वीडियो में भी बताया होगा कि देखो मंदिरों के ऊपर, घरों के ऊपर हम क्या करते हैं कि बहुत ही पैनी चीज लगा के रखते हैं, लोहे के रॉड को लगा के रखते हैं। वो किस वजह से लगा के रखते हैं, ताकि बिजलियों से बचने के लिए, क्योंकि जब बिजली आसमान में चमकती है, यहाँ पे बिजली चमकेगी, ठीक है, इस तरह से बिजली चमक रही है, यहाँ पे रॉड लगी हुई है, तो क्या होगा, बिजली करंट भी तो है, आवेश ही तो उसके पास में, जब वो यहाँ पे पृथ्वी पर आने का प्रयास करती है, जब पृथ्वी पर आती है, तो इसकी जो पॉइंट है, इसका ये जो पॉइंट होता है वहां का मंदिर की चोटी पे जो लगा रहता है, ये पॉइंट क्या करेगा, तो वो मान लो ऋणावेशित है, तो ये वाला जो चार्ज यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है यहाँ पे। अगर ये पॉजिटिव में मान लो पॉजिटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाता है। तो कहते हैं जैसे हो जाता है, ये कोई विपरीत आवेश होने की वजह से क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है इस पॉइंट पे, तो बिजली यहाँ से आके इस पॉइंट पे आके गिरती है, यहाँ से और इसका कनेक्शन कहां से लगा के रखते हैं, अर्थ से लगा के रखते हैं, धरती से लगा के रखते हैं, पृथ्वी से रखते हैं, भूमि से रखते हैं, वसुंधरा से रखते हैं, ठीक है। तो वो आवेश कहां चला जाता है, जमीन में चला जाता है, और जमीन की जो धारिता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो कितने भी आवेश को ग्रहण कर सकती है, ठीक
प्रॉपर्टीज क्या है, यानी आवेशों के हमको क्या पढ़ने हैं, गुणधर्म पढ़ने हैं, आवेशों के गुणधर्म या विशेषताएं। ठीक है, क्या क्या होते हैं विशेषताएं। जो पहली विशेषता क्या है, आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर तो आवेशों की योज्यता, योज्यता मतलब ऐड करना, तो आवेश अदिश राशि है, तो अगर दो आवेशों को जोड़ना है तो आसानी से नॉर्मल जोड़ सकते हो। मान लो एक वस्तु के पास में 2 कूलाम है, तीसरी दूसरी के पास में 3 कूलाम है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 5 कूलाम हो गया। एक के पास है 3 कूलाम और एक के पास में माइनस के 1 कूलाम है, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, आपके पास में हो गया 2 कूलाम। सिंपली अलजेब्रा चलता है, 5 2 गुना 7 होता है, 5 से 2 गया तो कितना बचता है, 3 बचता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश से दोनों वस्तुओं पर तब उनको जोड़ेंगे तो आवेश का घट जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर विपरीत आवेश है तो वो आवेश का घट जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि एक बॉक्स के अंदर में 10 कूलम पॉजिटिव है, 5 कूलम पॉजिटिव है और माइनस के 3 कूलम ये रखे हुए, तो टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कैसे बताएंगे, 10 और 5 को जोड़ेंगे 15, 15 में से 3 को घटाएंगे कितना बचा, 12। तो टोटल आवेश उसके पास कितना है, 12 कूलम का टोटल आवेश है। तो आवेश को सिंपली अलजेब्रिक तरीके से या बीजगणितीय तरीके से जोड़ा या घटाया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये लास्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है आवेशों का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो मैंने भैया बता रखा है आप लोगों को कि आवेश मूलभूत गुण होता है, ना तो आप इसको बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो। ठीक है, संरक्षित होने का मतलब क्या है कि वस्तु का आवेश कभी भी ना तो आप उसको बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। अगर टोटल अगर सिस्टम को कंबाइंडली देखोगे तो उसका जो टोटल आवेश है वो इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो अपने पास में सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, इसके पास में 11 था और इसके पास में इसके पास में ऋणावेश कितना था, 11, और इसके पास में कितना था, 17। ठीक है, ये टोटल परमाणु क्रमांक इसका भी 17 होता है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है 11 और प्रोटॉन भी है क्या, 11। इसके पास में प्रोटॉन है कितना, 17। आवेश को जो रेस्पॉन्सिबल है वो ये रेस्पॉन्सिबल है। यहां से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए ये हो गया 18, ये हो गया 10। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास में कितना है, 18। ठीक है, यानी सोडियम के पास में पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ये 17 है तो ये हो गया 18, 18 और 10 जोड़ोगे तो 28 होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो पहले जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो इसके पास में 11 आवेश है और उसके पास में मान लो 17 आवेश है, तो दोनों को अगर आपने जोड़ा तो कितना मिला, 28 मिला। अगर ये दोनों जुड़ गए NaCl तो जब आप जोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में कितने हैं, 10, और इसके पास में कितने हैं, इसके पास में 18। तब इन दोनों को भी जोड़ोगे तब भी आपको कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। ठीक है, तो जोड़ने से पहले भी 28 है और जोड़ने से पहले भी 28 है और जोड़ने के बाद में भी क्या है, 28 है। ठीक है, तो आवेश किस तरीके से क्या रहता है, टोटल इंटैक्ट रहता है। या हम कहें मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में मान लो 15 कूलम का आवेश है, माइनस के 5 कूलम का आवेश है। ठीक है, और मान लो 2 कूलम का आवेश, मैं आपसे टोटल आवेश कितना होता है, 15 2 कितना होता है, 17, 17 से 5 जाता है तो टोटल आवेश कितना है, 12। इसको पूरे को हिलाया डुलाया, हमने रिएक्शन कराया, प्रोसेस कराया, प्रोसेस के बाद में क्या हुआ कि ये बन गया 10 कूलम, यहाँ पे आ गया माइनस के 8 कूलम। ठीक है, और अपन क्या कह सकते हैं, और 12 कूलम में तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 10 कूलम का आवेश बनेगा। अब जरा देखो कि इसका जो टोटल आवेश है और इसका जो टोटल आवेश है वो कितना है, 10 और 10 कितना हो गया, 20। 20 में से 8 ले तो कितना बचा आपके पास में, 12 कूलम। तो इसका भी 12 कूलम है टोटल, और इसका भी क्या है, 12 कूलम है। मतलब आवेशों का जो संरक्षण है
है। क्वांटिटी एक दूसरे की घट बढ़ सकती है बट ओवरऑल जो आवेश होगा पूरे सिस्टम का वो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आवेशों को क्या कर सकते हो आप उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, क्योंकि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को आप दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हो, सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हो, स्थानांतरण होता है आवेश का, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं। इसकी मैं नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में क्या करूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने टाइप करके आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं चैप्टर के लगभग, ठीक है। तो लगभग पूरे चैप्टर के, तो वो आप लोगों को काम मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। आप यहाँ से समझो और कॉपी रखो, पेन कॉपी अपने पास रखो और बनाओ आराम से इनके नोट्स, ठीक है। और जो जब मैं आपको नोट्स दूं तो आप उस नोट्स को जब आप रिटर्न राइट करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको सीखने को मिले हुए हैं आप उनको इसमें क्या कर सकते हो, ऐड अप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी नोट्स आप लोग बनाओ तो एक बार भैया उनको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड मत करना। व्हाट्सएप के अलावा जो आप, जैसे कि आपने नाम, आपने जिस नंबर, आपने सीतामढ़ी स्कूल जाएगा जो नंबर है उसको जिस नंबर से सेव, नाम से सेव कर रखा है उस पर भेजो, ठीक है। पर्सनली भेज दो आप, ठीक है। ग्रुप में भेज दो तो सब देखते हैं, उसमें सबका आएगा तो एक साथ देख नहीं सकते